हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए प्रीवियस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 30 क्वेश्चन का करेंगे। कितना या 30 क्वेश्चन का सेट रहेगा, देखते हैं। आप लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, बनाइएगा। सी टेट और भी टेट के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना सही हुआ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, या फिर बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, या फिर सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका देखिए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं ये कहना गलत होगा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है ये कहना गलत होगा, और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं ये भी गलत होगा। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 जो है आप लोग को बताया गया है। ठीक है, मैंने वीडियो डाल रखा है, नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा कि उन आधारभूत सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा कि सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, या फिर ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए, राष्ट्रीय मतलब कि एनसीएफ 2005 में आप लोग को बताए थे, क्या क्या बताए थे, उसका जो आधारभूत सिद्धांत था कि स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को क्या करना था, जोड़ना था। ये आप लोग का था स्कूल के बाहरी जीवन से। ठीक है, बाहरी जीवन से क्या करना था, मतलब कि जोड़ना था वो दोनों को। ठीक है, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना था। लचीला बनाना था परीक्षा को, ठीक है, और एकीकृत करना था। यह ध्यान में रखिएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, पाठ्य पुस्तक सिर्फ केंद्रित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से क्या करना था, मुक्त करना था। क्या करना था, मुक्त करना था। ठीक है, फिर आइए राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना। अब राष्ट्रीय महत्व जो भी है आप लोग को राष्ट्र रिलेटेड रहेगा, वो सबको क्या है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करना है, पाठ्यक्रम से में शामिल करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आप लोग को अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने का महत्व प्रदान करना। ये तो आप लोग का सही है कि ये होगा। कौन इसमें से पूछ रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो देखिए सबसे सही आंसर जो लग रहा है, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छी बाह्य परीक्षाएं जैसे आयोजन कर लिए बस हो गया उसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे मतलब अब कोई भी आदमी को पूर्ण ज्ञान थोड़े ना होता है। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होती है, ये तो बात सही है, कष्ट होता है बेचारे को, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो नहीं सिखाया जाता है वो नहीं सीखते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे जो होते हैं अपने यार दोस्त से, जो भी है फ्रेंड वगैरह से खेलते रहते हैं, तो उस आवर में वो सीखते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, स्वयं क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया संबंध किससे है? तो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है पठन विकार से, मतलब कि पढ़ने की अक्षमता से। ठीक है, अब लेखन अक्षमता क्या होगा? डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया से ये संबंधित होता है, सब ध्यान में रखिएगा। डिसलेक्सिया हो गया आप लोग का पढ़ने से, डिस्ग्राफिया हो जाएगा आप लोग का लिखने से। अगर पूछ दिया जाए ये डिसकैलकुलिया जो हो जाएगा गणना करने से हो जाएगा। ठीक है, गणना करने से। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, ये भी सही है। बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, बच्चों को समझना और उसके समझ के मतलब कि कमियों को पता करना, और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, परामर्श का उद्देश्य ये है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, सिर्फ धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना ये नैतिकता का नहीं है। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षण का मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश करना, ये तो बेकार सी बातें हैं। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, ये तो बिल्कुल सही है। विश्वास का भी होनी चाहिए और सम्मान का भी होनी चाहिए। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की रहिए, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि
डॉटल शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है क्या? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, या फिर प्रतिद्वंदता की भावना को, या तटस्थता की भावना को? तो एक अच्छा अध्यापक जो होता है विद्यार्थियों के मध्य क्या करता है? सहयोग, मतलब कि एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने की मतलब कि बढ़ावा देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है क्या है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता, सही जा रहा है। बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज़ ही मतलब कि सिखाने की अच्छी भूमिका मतलब शिक्षक की भूमिका होगी। बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, या फिर बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की? तो इसका सबसे सही होना चाहिए आंसर, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का। आधुनिक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक जो भूमिका निभाएगा वो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इग्रामा का एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सबसे सही है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये हद तक थोड़ा सही है। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, देखिए ये सब नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, एक अच्छे जो अध्यापक हैं उनकी दृष्टि में कहा जाता है कि नहीं, सब बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, ये तो सही बात है। परिचर्चा करके, ये भी सही बात है। प्रश्न पूछकर, ये भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कई प्रकार से, मतलब कि ये सब प्रकार से सीख सकते हैं बच्चे। ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? अब सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी त्रुटि कर दे तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे, बताइए। विद्यार्थी को कभी भी त्रुटियां नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थी जब त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, बिल्कुल भाग है। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटि, ये गलत है। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकते हैं, ये सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। जब तक विद्यार्थी गलती नहीं करेगा तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो विद्यार्थियों को होना चाहिए कि नहीं, गलती करते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। मधु गणित में कमज़ोर है, एक अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? अब बताइए। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है जी, बिल्कुल नहीं होती है। उसके माता पिता अनपढ़ हैं, ये कहना भी उचित नहीं है। उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, अरे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रुचि नहीं है। हाँ, रुचि हो सकता है कि नहीं है, कमज़ोर हो सकती है, लेकिन सबसे सही जो होगा कि गणित शिक्षण की विधि क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आप लोग को, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, निम्न में सर्वोत्तम कथन कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक, अब बताइए निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक के लिए? अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सिखाने के लिए प्रेरित करता है, और विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। अनुशासन रखना ये बहुत ही गड़बड़ बात है। अनुशासित रखिए, लेकिन एक हद तक सदैव। उसको कुछ फ्री भी दीजिए, फ्रीडम दीजिए बच्चे को, तब तो सीख पाएगा। तो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करते रहता है, वो एक अच्छा अध्यापक होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप जो 2005 का एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को अंक का ज्ञान देना, अच्छा। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, वो भी सही है। बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों का संवेगात्मक विकास करना, ये भी सही है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा। तो एनसीएफ 2005 का जो था क्या था, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था आप लोग का? बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान करने का योग्यता का विकास करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? अब लीजिए, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की, ठीक है, की विशेषता क्या है? वह संवेगात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यंत संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। ये सब गलत हो जाएगा। तो वह संवेगात्मक रूप से क्या है, संतुलित है। यही स्वस्थ अध्यापक का पहचान है, विशेषता है। ठीक है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, अरे ये तो है ही, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण की बात कर रहा है।
बच्चों का सर्वांगीण विकास बिल्कुल सही है। पढ़ना एवं लिखना सीखना ये भी सही है, और बौद्धिक विकास करना ये भी सही है। चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सभी तरह से उसको परिपूर्ण करवाना। ठीक है। बच्चों की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य होता है, वह क्या कहलाता है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। तो जो होता है 91 से 109 तक कहीं कहीं दिया रहता है, यहाँ पे दे दिया है कि 90 से 110 तक। तो ये आप लोग का जनरल मतलब कि एवरेज जो होता है सामान्य बुद्धि के लिए होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर बुद्धिलब्धि बताइए आप लोग को, प्रतिभाशाली बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? 130 प्लस होनी चाहिए, और कहीं कहीं 140 प्लस दे देता है, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? देखिए, आप लोग को ये सब वीडियो पढ़ाया जा चुका है, तो जाके वीडियो में देख लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब CCE। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंशन इवेल्युएशन। ठीक है, सभी क्या है? विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अब सिर्फ इस शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करेगा ये भी गलत बात है, और सिर्फ सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करेगा ये भी गलत बात है। हाँ, ये हो सकता है सभी विषयों का मूल्यांकन, और यहाँ पे बोल दिया। अब देखिए, सभी विषयों का मूल्यांकन इसमें तो आ गया, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक का मूल्यांकन करना, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और ये सब वीडियो में बताया जा चुका है, तो जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं देता है। ठीक है, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक जो है मतलब कि तुरंत नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बंटा देना चाहिए। शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ। शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ सोच कर देना चाहिए। तो इसका सबसे एप्रोप्रिएट मतलब कि सबसे सही जो आंसर होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में सोच कर देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है जब शिक्षक फुर्सत में हो। शिक्षक तो फुर्सत हो गया घर पे जाने के बाद, तो वहाँ पे वो जिज्ञासा शांत करेगा। बच्चे अगर क्लास में पढ़ा तो वहाँ पे शांत कीजिएगा ना। जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ समय के पश्चात, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई, मतलब कि हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु बहुत होते हैं, तो उसका मतलब कि तत्कालीन कुछ न कुछ उसका जिज्ञासा शांत कीजिए। ठीक है, नहीं तो उसके मन में ना भटभटी कुछ न कुछ चलते रहेगा, तो वो फिर और जो चीज़ें पढ़ाइएगा आप वो उस पर ध्यान ना देके वो अपने प्रश्न पे ध्यान देते रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? माता है अनपढ़ ना, लेकिन उसके बच्चे तो पढ़ेंगे। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अब सिखाने की बात हो रहा है तो पहले ही बात करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर वो सीख ही नहीं पाएगा, क्या सीख पाएगा? आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल नहीं, बाध्य तो करना ही नहीं है। जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं नेगेटिव वर्ड है, ये सब ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, रोकना भी नहीं। मातृभाषा में जब वो बोलेगा कुछ मतलब कि ये अभिव्यक्त करना है उसको कि सर कैसे पूछें, क्या सर से पूछना होगा, तो फिर बेचारा पूछ ही नहीं पाएगा। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर है, तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D कि आप उसके मातृभाषा की सहायता से क्या करेंगे? अंग्रेजी पढ़ाने का, सिखाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड क्या है? सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या फिर अर्जित प्रेरक है? देखिए, पुरस्कार एवं दंड जो है ना, अर्जित प्रेरक हो ही नहीं सकता है, ये अर्जन नहीं किया जाता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कृत्रिम रूप से, मतलब कि अब कोई भी बच्चा जैसे मतलब कि चलिए फर्स्ट लाया, ठीक है, 60% लाया, तो उसको पुरस्कार दें। कोई भी बच्चा थोड़ा सा गलती किया उसको दंड दें, तो ये सब कृत्रिम रूप से है। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम प्रेरक है। क्या है ये? सकारात्मक प्रेरक हो सकता है लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। इसका सही आंसर होगा कृत्रिम प्रेरक है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अच्छा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सारे बच्चे एक जैसा नहीं हो सकते हैं, एक जैसा नहीं सोच सकते हैं।
प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, हाँ प्रत्येक बच्चा स्पेशल हो सकता है, ठीक है, स्पेशल हो सकता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे ही नहीं, कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे सही आंसर हो जाएगा सर्वोत्तम, यहाँ पे पूछ रहा है तो सर्वोत्तम में प्रत्येक बच्चे का होता है विशिष्ट होता है, अपने आप में स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहे, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बस उसी के द्वारा होगा नहीं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा के द्वारा, होमवर्क के द्वारा, या फिर लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो देखिए बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए ना, दोनों तरह से होनी चाहिए, लिखित और मौखिक तो होगा, लेकिन अब देखिए लिखित और मौखिक सिर्फ और सिर्फ अगर एनुअली होगा, साल भर पे एक बार होगा, तो ये भी गलत बात है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा कि सतत एवं क्या होना चाहिए, व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों आ जाती है, तो इसका सबसे सही आंसर इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम के लिए लागू है। अब ये आप लोग को बताया जा चुका है, अधिकार अधिनियम क्या बताया जा चुका है, बच्चों का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है बताया जा चुका है, आप लोग को वीडियो में देख लीजिएगा जाकर। 6 से 14 वर्ष के, 7 से 13 वर्ष के, या फिर 5 से 11, या फिर 6 से 12 वर्ष के। तो 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य करना, मतलब कि देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद आप लोग का 21 का कितना ए, ठीक है, 21 के ए के तहत आता है, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 21 का ए के तहत, ये याद रखिएगा। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए कैसा, अध्यापन विषय का, सिर्फ उसी का नहीं होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों का, हाँ ये हो सकता है, ये सबसे सही आंसर लग रहा है, ठीक है, कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय, मतलब जिस विषय में पढ़ा रहा हो उसका, और फिर बाल मनोविज्ञान का कि बालक जो है कैसे समझ पाएगा, किस तरह से उसको समझाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है। अब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो शरारती तो हो नहीं सकता सिर्फ, हाँ यह हो सकता है कि वह अधिक जिज्ञासु है, वह असामान्य है, ये भी नहीं, वह प्रतिभाशाली है, कोई जरूरी नहीं कि वह सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली है। और प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, अधिक जिज्ञासु होते ही होते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा कि वह जो है अधिक जिज्ञासु है, अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछता है क्लासरूम में। तो एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, क्या करता है, सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, तो आप क्या करेंगे, आप बच्चे को सजा देंगे, अरे नहीं भाई नहीं, सजा क्यों देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, ये तो और अनुचित बात हो जाएगा। आप कारण का, मतलब कि लड़ाई के कारण का क्या करेंगे, पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। आप उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, ये नहीं करेंगे। वहाँ पे जो आप करना चाहेंगे क्या होगा कि उसके जो लड़ाई का कारण है क्या है उसको पता लगाइए और उसको परामर्श दीजिए कि बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या गलती है क्या सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की मतलब कि सेट, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेट समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।